सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के हरित नमस्कार है और आभार है कि आपने मुझे मौका दिया है आप सभी से लाइव इंटरेक्ट होने का। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी रेप्सी फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने मुझे मौका दिया। उनकी एक जो थीम है एक भारत सक्षम भारत, जैसा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि हमें अब जो वक्त है कोरोना के बाद का जो वक्त है वो आत्मनिर्भर बनने का है। तो इसी के संदर्भ में मैंने अपना जो टॉपिक आज की सेशन के लिए सेलेक्ट किया वो है इको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम टू मीट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। यानी हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, इसको लेके मैं आज अपने कुछ मेरे जो विचार हैं मैं वो प्रस्तुत करूँगी आप सबके सामने। और ये इको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम होता क्या है इसके बारे में मैं बात करूँगी। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल गोल्स कौन से हैं जिनको हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मेरा नाम FB में मैंने लिख रखा है संजीता डाका, इको सस्टेनेबल लाइफ। तो जैसे हम हमारे डेली यूज में हम वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ग्रीन यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल यूज़ करते हैं, इको फ्रेंडली हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिन पे हमें ये सारी एक जैसी लगती हैं, हम लोग इनको एक जगह इस्तेमाल करते हैं कई बार, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो हमें पहले इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। तो जो जैसे ग्रीन है तो ग्रीन को हम लोग एक कलर के रूप में हम कह सकते हैं या फिर प्रोस्पेरिटी के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरा है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि जैसे हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारी इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तीसरा है इको सस्टेनेबल। इको सस्टेनेबल का मतलब है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो है लेकिन इसके साथ ही वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। मतलब ये है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए और जो भी हम एक्टिविटी करें या जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल रूप में हम यूज़ करें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो मेरा जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर को लेके ऐसे ही है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो इको सस्टेनेबल होना चाहिए। और मेरे नाम में मैंने इसीलिए लगाया है ताकि मैं जहाँ पे भी जाऊँ या मेरा नाम कोई भी देखे तो वो इस नाम के ऊपर एक बार ध्यान अपना ज़रूर रखे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा हुआ भी। पिछली बार मैंने इसको जब लगाया था तो 1 साल के लिए मैंने इसको लगाया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बातें की, पूछा कि इसका मतलब क्या होता है और मैंने उन्हें बताने की कोशिश की। और अभी मुझसे पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जो अपनी लाइफस्टाइल जीऊँगी वो मेरी ऐसी होगी कि मैं पर्यावरण को बिल्कुल भी हार्म ना करूं और जो भी प्रोग्रेस करूं या मेरी जितनी भी जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो प्रकृति को बिना किसी नुकसान पहुंचाए मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। तो ये मेरे नाम का मतलब है। इसी को लेके मैंने ये आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है। कृषि क्षेत्र मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि मेरा शुरू से सपना था कि हमारे जो किसान हैं उनकी जो हालत है वो हम लोग कैसे सुधार नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या तरीका हो सकता है। चूँकि मैं एक PhD स्कॉलर हूँ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन से, तो मैंने अपने आप को एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट किया ताकि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में जितनी भी खामियां आ रही हैं उनको हम सही कर सकें। और हमारी जो कृषि है ये सिर्फ एक उत्पादन या पैसों के लिए ना बने, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी हमें जो हमारा भोजन है हम खाते हैं तो वो पोषण है, उसमें पोषण होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये अपना PhD का सब्जेक्ट भी सेलेक्ट किया है, तो ताकि मैं दोनों को मिलके अच्छे से समझ पाऊँ और इसके लिए कुछ कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मैं अगर प्रेरणा के रूप में लेना चाहूँगी तो डॉक्टर दशरथ जी सागर हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिनसे मैं कुछ टाइम पहले ही मिली हूँ, लेकिन ऐसे डाउन टू अर्थ इंसान मैंने सच में नहीं देखे हैं। तो ऐसे बहुत रेयर होते हैं
इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन श्री गंगानगर है, वहाँ पे यंग साइंटिस्ट हैं और इनको खेती में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। इन्वायरमेंट के लिए इन्हें ग्रीन पीस अवार्ड मिला हुआ है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो इतने अवार्ड्स हैं जो एक लिस्ट है जो मैं सेशन के बाद में अपनी प्रोफाइल पे इनको आपके साथ साझा करूँगी, तो आप एक बार प्लीज़ इनकी प्रोफाइल भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और ये हमेशा किसानों के लिए या जो भी ज़रूरतमंद हैं जिनको लगता है कि हमें कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी भी किसी को ना नहीं कहते हरदम। और आप इन्हें सारे जो रेडियो स्टेशंस हैं वहाँ पे सुन सकते हैं, टीवी पे इनके इंटरव्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर में इनकी कवरेज अच्छी आती है। तो कहने का मतलब है ये अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हमेशा सभी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो ये हम सभी के लिए सम्मान की बात है। तो हमें इनका जो कृषि के क्षेत्र में योगदान है, जो अनुभव है, हम युवाओं को खासकर काम में लेना चाहिए। हमें आगे होकर इनकी मदद लेनी चाहिए, तभी हम कृषि क्षेत्र में आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस, लखन सिंह जी, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन सबसे बड़े हैं कि सबसे बड़ा इंसान होता है, तो ये सबसे बड़े इंसान हैं। इनके लिए पद ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, इनके लिए ह्यूमैनिटी है सबसे बड़ी चीज़। उसके साथ ही मैं जिक्र करना चाहूँगी वीरेंद्र परिहार जी सर हैं, जो वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, दूरदर्शन केंद्र पे उनके प्रोड्यूसर हैं और उनके जो लेख हैं वो यूथ मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वो हमें इंस्पायर करते रहते हैं। लास्ट टाइम इनका सेशन हुआ था, तो उनके जब भी आप थॉट्स सुनेंगे वो सच में इतने इंस्पिरेशनल होंगे कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई एनर्जी मिल जाती है। तो हमें उनको सुनना चाहिए। उनके हर वीक हर डे कृषि क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल्स आते हैं, और कैसे हम कृषि को उन्नत बना सकते हैं, कैसे हमारे फार्मर्स हैं उनकी ग्रोथ को हम अच्छा बना सकते हैं, फार्मर्स की ज़िंदगी है उसको हम प्रोस्परस बना सकते हैं। जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है मोर देन 60% वो कृषि क्षेत्र पे निर्भर करती है। तो जब तक हम कृषि क्षेत्र को संपन्न नहीं बनाएंगे, स्वस्थ नहीं बनाएंगे, हमारे भारत का विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो हम सभी को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, और जो समय समय पर जो भी तकनीकियाँ आती हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनका हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं, वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, हमारे किसान हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन सभी को और साथ उन सभी के गाइडेंस के अंडर हमें रह के अच्छा काम करना होगा। तो साथ ही मैं वीरेंद्र परिहार जी सर हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सर आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप हमें यूँ ही आगे इंस्पायर करते रहिएगा अपने कार्यों से, ताकि हम कुछ सीख पाएँ। उसके साथ ही हैं डॉक्टर बाना सर, वो भी जो IARI पुस्ता है वहाँ पे कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्हें भी कंट्री जैसे अफ़गानिस्तान है, जर्मनी है, यहाँ से बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और इतने डाउन टू अर्थ हैं। इन सभी का सानिध्य मुझे मिला तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ, और इन्हीं की सभी की बदौलत आज मैं ये सेशन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इनसे जब से मिली हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो ये मेरे व्यूज़ तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है सभी से, और उनको मैं अपने एग्रीकल्चर कैरियर में इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर RS बाना सर। इसी के साथ हमारे जो किसान हैं जो धरातल पे काम करते हैं, उनका अन्नदाता जिनको हम कहते हैं, तो उनका मैं कोटि कोटि उनको प्रणाम करती हूँ कि उनकी बदौलत आज हम आराम से खा पी रहे हैं। जैसे हमने कोरोना का जितना जो सीरियस टाइम है, क्राइसिस जो हमने झेला है, हम जिसमें जी रहे हैं, तो उनकी बदौलत आज हम स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम सब अपने घरों में थे लेकिन वो खेत में काम कर रहे थे। तो इसके लिए उन सभी अन्नदाताओं का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिस है, प्रशासन है,
जो सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं उनका, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो सभी जिन्होंने इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का हौसला बनाए रखा और ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए आगे आके काम किया। तो उन सभी की मैं ग्रेटफुल हूँ, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद में जैसे हमारे मैं राजस्थान की बात करती हूँ कि हमारे कृषि क्षेत्र में और कौन कौन हैं ऐसे जो कृषि क्षेत्र में आगे होके काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक नाम बनाया है। खेती करना सबके बस की बात नहीं होती, सब करते भी हैं, लेकिन उसको एक इनोवेटिव तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और करके दिखाया है। तो हमारे, जैसे मैं सीकर ज़िले से आती हूँ, तो सीकर ज़िले में जैसे है संतोष खेदड़ जी, जो महिला शक्ति के लिए प्रेरणा है। तो उन्हें बहुत सारे नारी शक्ति पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। इसके साथ ही बहुत सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खेती को सिर्फ खेती ना समझा, उन्होंने खेती को खेती के साथ साथ वो दूसरे लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रही हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कुछ सीखते हैं और अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि आप जो भी और ज़रूरतमंद हैं उनको भी आप सिखा सकें, उनका हौसला बन सकें। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक नारी शक्ति हैं और मैं भी एक लड़की हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है वो। उसके साथ ही जैसे सुंदराम जी वर्मा हैं, पद्मश्री और पद्मश्री श्री जगदीश जी हैं, और कान्ना राम जी निवाण हैं। ये लगभग सीकर, जयपुर आसपास के एरिया से हैं, यानी राजस्थान से हैं। तो इन्होंने बहुत ही बड़े स्तर पे काम किया है और हमारे राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। तो ये हमारे राजस्थान के किसान गौरव हैं, जिनकी बदौलत हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई तकनीकें हमारे सामने आती हैं। और इसके साथ ही महेंद्र मधुप जी, जो मिशन साइंटिस्ट परिवार है, उनके प्रणेता हैं। मैं उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सभी किसानों को, जो भी इनोवेटिव किसान हैं, उनको उन्होंने एक कड़ी में बांध के रखा है। वो उन किसानों की जितनी भी नई जानकारियाँ आती हैं, नई उनकी तकनीकी आती हैं, या फिर जो भी उन्होंने अनुसंधान किए हैं, उन सभी को वो एक बुक में पब्लिश करके सभी तक पहुंचाते हैं और अपना एक कार्यक्रम बनाते हैं रेडियो के थ्रू। तो उसमें सभी किसानों तक उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो मैं उनको भी कोटि कोटि प्रणाम कहती हूँ और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे पे बना रहे हमेशा। इसके साथ ही मैं हमारे राकेश जी चौधरी, जो हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। हम सोचते हैं कि किसान खेती करना इतना डिफ़िकल्ट है, तो डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता। हमें बस हमें एक सपना देखना होता है और सपने के लिए हमें जी जान लगानी होती है। तो ऐसा ही उन्होंने कुछ करके दिखाया है। वो है आयुष मिनिस्ट्री में मेंबर है, वहाँ पे आयुष मंत्रालय में, और उन्होंने अपनी एक विनायक हर्बल करके एक कंपनी ओपन करी है, जिसको उन्होंने बड़े लेवल पे पूरे भारत में वो इसके लिए अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है युवाओं के लिए उनसे सीखने की। तो उन्होंने मेडिसिनल प्लांट पे काम करना अपना बहुत ही अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये सर, प्रकृति के साथ खेती का समन्वय ही धरती को बचाएगा। अभिनव सर, यस, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। आज का टॉपिक मैं इसी से रिलेट करने जा रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही है, प्रकृति के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है सर। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि हम सभी यही प्रण लेंगे कि जैसे कल पर्यावरण दिवस है, तो उसके साथ ही हम ये सभी आपस में मिलकर ये प्रयास करें कि हमारी जो प्रकृति है उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो हम जहाँ पे भी हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम लोग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करें। यानी हमें जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही काम में लेना है, जितना हो सके हमें उनको बचा के रखना है। उनका किसी भी तरीके से राजेश शिवरान, आप भी उनकी तरह और अच्छा करके एग्जाम दे सकती हैं। जी सर, मैं कोशिश करूँगी, उतना अच्छा तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप सभी की हेल्प से, जितना भी मैं कर पाऊँगी। यस,
हाँ जी। तो ये कहने का मतलब है कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमने हमारा काम कर लिया, यानी हम इतने स्वार्थी बन चुके हैं, खुद तक सीमित हो गए कि हम दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। जो नेचर आज हमें दे रही है उसका हम वर्षों से शोषण कर रहे हैं, एक तरीके से हम देखा जाए तो। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना ने हमें ये दिखा दिया कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये प्रकृति है वो बदला लेके रहती है ना। ऐसे बदला नहीं लेती, लेकिन अभी जैसे भूकंप आ रहे हैं, कहीं पे अतिवृष्टि हो रही है, ओले गिर रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रकृति ने ये संकेत देना स्टार्ट कर दिया है कि तुम जब तक मनुष्य जब तक मेरा विनाश करोगे, मेरी एक सीमा होती है सहन करने की, उसके बाद में मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें फिर से सोचने की ज़रूरत है। तो ये टाइम आ गया है, हम इंसानों को, हम अपने आप को इंसान कहते हैं लेकिन सच में इंसान कहने के लायक नहीं हैं। तो हमें फिर से सोचना चाहिए कि हम प्रकृति को जो आज उसको हील करने की आवश्यकता है, उसको सहारे की ज़रूरत है, तो हम उसको सहारा दें। तो इसी कड़ी में जैसे हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं अपना जो सेशन है आज का, इको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, इसमें यही है कि हमारी जो खेती है उस खेती में हमारी जितनी भी तकनीकें हम लोग यूज़ करते हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड्स हम काम में लेते थे, अब नई तकनीकें आ गई हैं, तो हमारे सारे जो इससे संबंधित गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को ध्यान में रख के होनी चाहिए। या फिर जो भी हम जितना भी ग्रो कर रहे हैं उसको, जैसे प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है उसका एफिशिएंट उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, उसका एफिशिएंट कंजप्शन भी होना चाहिए, किसी भी रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। हमने देखा है अभी कोरोना वाले जो टाइम में बहुत सारे किसान थे जिन्होंने अपने खेतों में ये सब फल सब्जियां उगाई थी और वो बेचने के लिए बाज़ार में गए थे, लेकिन प्रशासन ने कहें या पुलिस ने कहें उनको इतनी वो जो फल सब्जियां थी उनको वेस्ट कर दिया था, फेंक दिया था। तो वैसा नहीं करना चाहिए था, उसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। अगर वो चाहते थे कि किसानों को वहाँ पे नहीं आना है तो वो जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे उसको वो लेते और किसानों को उनका पैसा देते। तो उन्होंने खाने का अनादर किया था, यानी जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसका अनादर किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में या कृषि में उत्पादन कर रहे हैं तो उसका वितरण भी सही ढंग से होना चाहिए, उसका कंजप्शन भी सही ढंग से होना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमारे जो बीच की है, जैसे अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनके बीच की जो लिंकेज है उस लिंकेज को हमें सही करना पड़ेगा ताकि उनके बीच में एक अच्छा रिश्ता बन सके और जो किसान अपनी पैदावार करते हैं उनको वहाँ तक एफिशिएंटली भेज सकें। तो उनके बीच में जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो उन किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य नहीं ले देना पाते। तो हमें उस लिंक को सही करना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं, हमारी गतिविधियां हैं, तो उनको जैसे कहीं पे वाटर टेबल जो है हमारा वो घटता जा रहा है, पानी का स्तर, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे राजस्थान तो पानी का बहुत गहरा है, तो हमें इसको क्या करना है कि हमें ऐसी फसल उगानी चाहिए जो कम पानी लेने वाली हो और जिनकी पैदावार अच्छी हो सके और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो। हमें हमारी जो धरती है उसको केमिकल फ्री, रसायन फ्री बनाना होगा। इसके लिए ये करना है कि जैसे हमने पंजाब और राजस्थान की जो जितने भी पंजाब और हरियाणा के एरियाज हमने देखे हैं, वहाँ पे लोगों ने इतनी मात्रा में केमिकल्स यूज किए हैं जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो कैंसर की गिरफ्त में जा रहे हैं। वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स हम देखेंगे तो वहाँ पे ये देखने को आ रहा है कि 85% से ज़्यादा लोग हैं वो कैंसर की गिरफ्त में हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि किसान और करे क्या, वो ये चाहता है कि मैं जो उगा रहा हूँ मुझे उसका कम से कम वो उतना मूल्य तो मिले, लेकिन वो नहीं मिलता। तो उसने क्या किया, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका अंधाधुंध प्रयोग करना स्टार्ट किया। जहाँ पे 1 kg यूरिया की या केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत थी तो उसने वहाँ पे 10 kg यूज़ किया। तो ये किसानों को सही नॉलेज नहीं होने की वजह से, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से, प्रॉपर जानकारियाँ नहीं होने की वजह से उन्होंने ऐसा किया। अगर उनके पास ऐसी स्कीम्स होती या कोई दूसरा अल्टरनेट तरीका होता कि उनकी पैदावार बढ़ाई जा सके और उनका मूल्य मिल सके, तो वो केमिकल्स कभी यूज़ नहीं करते। तो हमें ये करना है कि हमारे जितने भी किसान हैं
उनको हमें उन जितने भी केमिकल ये रसायन हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा कि ये हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो जैसे केमिकल हम मिट्टी में यूज़ करते हैं, फसल में देते हैं, तो वो हमारी सबसे पहले हमारी जो मिट्टी है उसको वो सबसे पहले ख़राब करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उस फसल को उगाने के लिए वो मर जाते हैं, और दूसरे जो नुकसान वाले जो जीवाणु है वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक इकोसिस्टम है वो प्रभावित होता है। अब वो जो केमिकल है वो उस फसल में आएंगे और उस फसल को ये जानवर खाएंगे, हम लोग खाएंगे, तो वो हमारे शरीर में आ जाएंगे। तो फिर वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अभी तूफान वगैरह ये सब आ रहे हैं, कोरोना वाला जो था, ये सारे के सारे क्या हैं कि हमारी जो नेचर है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसका इम्बैलेंस या असंतुलन हो गया, वो संतुलित नहीं रहा, क्योंकि हमने सारी एक्टिविटीज़ ऐसी की हैं जो हमारी जो प्रकृति है उसके खिलाफ हो, सारी खिलाफ हो। तो हमें इन सब को ध्यान में रखना पड़ेगा और इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये था। दूसरा ये है कि जैसे इसके साथ ही मैं कनेक्ट करना चाहूँ, जैसे एग्रीकल्चर के साथ ही जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ, तो हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है हमें साथ में न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। हमारी हेल्थ को, हमारी पूरी तरह से वेल बीइंग हो, हम स्वस्थ बने, अच्छे से काम करें, एक्टिव रहें, तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि हमारी जो भारत का जो नंबर था 119 कंट्रीज़ में 102वें स्थान पे था। तो हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ हैं। एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, दूसरी ये कि हम जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूट्रिटिव नहीं होता, वहाँ पे केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो भी खाते हैं वहाँ पे पोषण नहीं मिलता। तो हमें पोषण की तरफ भी ध्यान देना होगा कि हम वो ही फसलें उगाएं जिनको पानी की कम ज़रूरत हो और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बाजरा है, हम लोग बाजरे का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं अपने घर की बात कहूँ तो हम लोग बाजरा बहुत खाते हैं। कभी कभी हम दोनों वक्त बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरे की राबड़ी बनाते हैं, जिसको सभी राब कहते हैं, हम लोग राबड़ी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी है उसको भी वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि बाजरा है, जो बाजरे में बहुत सारे जैसे आयरन है बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जाके हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कोई भी किसी भी टाइप की अगर कोई इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ होती है तो हम उसके अगेंस्ट अच्छे से काम कर पाते हैं, हम इतने बीमार नहीं पड़ते। और कोरोना के हाल में यह हमने देखा है कि हम जितना जो लोग हेल्दी थे तो उन्हें इस बीमारी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और जो लोग बीमार थे, जो पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनकी डेथ भी हुई है और अभी स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी डिजीज़ हमें प्रभावित ना करे या ना हो। तो इसके लिए हमें करना है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको मजबूत हमें करना होगा। इसके लिए हमें स्वस्थ खाना खाना होगा, और स्वस्थ खाना खाने के लिए सबसे पहले स्वस्थ खाना ये जो उगाना पड़ेगा। तो हमें ऐसी फसलों पे ध्यान देना होगा जो स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक हो। जैसे इसके साथ ही जैसे मूंग है, तो मूंग में भी बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल होता है, तो हम मूंग की राब भी बनाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे, तो हम जैसे मल्टीग्रेन, जैसे गेहूं है, बाजरा है, जौ है, इन सभी की मिक्स हम लोग रोटियां बनाते हैं। तो ये हमारे साथ बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान में जो माल न्यूट्रिशन है, या किसी भी राज्य में हम कहें जहाँ पे भी कुपोषण की प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऐसी फसलें उगाएं जो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो उगा रहे हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को स्पॉइल करें, डिग्रेड करें, तो वैसी भी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं या टेक्निक्स हैं वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए और सस्टेनेबल भी होनी चाहिए। जैसे चावल है, बहुत सारे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है, MP है, वहाँ पे
चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो चावल है वो पानी की डिमांड बहुत करता है। तो जहाँ पे पानी अगर ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ पे NO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है। तो हमें एक तो उसका ये है कि चावल में जैसे पूरे टाइम उसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, जब डिमांड हो तभी हमें पानी देना है। एक हम ये कह सकते हैं कि चावल का अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि हम उसकी जगह अगर दूसरी फसल उगाएं तो उससे होने वाले जो नुकसान हैं उनको हम लोग रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जैसे हमें नेचर फार्मिंग की तरफ करना है बिना किसी केमिकल के। तो बिना किसी केमिकल के हमें जैसे काऊ डंक और यूरिन है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है। अब ये बेस्ट तरीका तो है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे इनसे निकलने वाली मीथेन गैस जो है वो भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके भी कुछ अल्टरनेटिव होने चाहिए, हमें खोजने हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके साथ हमें चूँकि मैं एक लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इस क्षेत्र में आगे आए। वो काम करती हैं लेकिन उन्हें पहचान नहीं है। आप सोचिए हमारे राजस्थान में तो महिलाएं घर का काम भी करती हैं, खेत का काम भी करती हैं। तो हमें वो दो अपनी ड्यूटीज़ करती हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हम लोग। तो हमें क्या करना है कि हमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा एजुकेट करना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा, उनका एनरोलमेंट बढ़ाना होगा, यानी उनको शामिल करना होगा और उनका एम्पावरमेंट करना होगा कि वो अपने कृषि क्षेत्र में अपना कैरियर भी बना सकती हैं। जो यंग गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं जो तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है और हमारे इंडियन इकोनॉमी का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर महिलाएं इस सेक्टर में आगे आती हैं तो एक बहुत बड़ा उनका योगदान हो सकता है। तो इसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें सही एजुकेशन की ज़रूरत है और एक सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है ताकि हम सभी मिलकर अच्छा से काम कर सकें। और इसके लिए हमें जैसे हमारी ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो इससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि उन्हें इनसिक्योरिटी फील ना हो। जैसे अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे काम करना चाहती हूँ, मेरा मन है, तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो एक मुझे भी सपोर्ट करें। यानी हम कहीं पे भी देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, इनइक्वलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इन सब चीज़ों को हटाना है, हमारे माइंड से ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी जो होती है वो हटानी है कि ये महिला है या ये पुरुष है। हमें एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हमारी जो सोसाइटी है वो हैप्पी हो सकती है, हेल्दी हो सकती है और प्रोस्पेरस हो सकती है, यानी समृद्ध बन सकती है। तो इसके लिए किसी ये एक की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जैसे पुरुष हैं तो वही काम करें या महिलाएं भी करें। तो क्योंकि महिलाएं जब भी जिम्मेदारी लेती हैं तो वो बड़ी बखूबी से निभाती हैं। अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं उनको, तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे अपनी सोसाइटी को ले जा सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जैसे अभी FAO के थ्रू किसानों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू हम लोग इनके लिए काम करेंगे। हमारे जो गाँव के लोग हैं वो अपना जितना भी खाद्यान्न या फसलें जो उगाते हैं वो अपना उगाएं और आसपास कुछ जैसे 4-5 गांव हैं उनकी यूनिट बना दी जाएगी। तो वहाँ पे एक स्मॉल छोटी यूनिट्स हम लगा देंगे, तो वहाँ पे वो अपना प्रोड्यूस बेच भी सकेंगे, प्रोसेस भी कर सकेंगे, अपनी मार्केटिंग भी खुद कर सकेंगे। तो ये सारा का सारा है उनके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हो सकता है उनकी इनकम को बढ़ाने का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूथ को भी एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो यूथ को इसके लिए आगे आना चाहिए। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे फार्मर्स हैं हमारे, तो वो उनसे आगे आके और इसके बारे में डिस्कस करें और अपना जो कैरियर है वो एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ें। ये मैंने भी नोटिस किया है कि जब हम छोटे थे तो हमें पूछा जाता था कि आपके फादर क्या करते हैं, तो हमें सच में ये ऐसा अजीब लगता था कि हम क्या बताएं, क्योंकि हम तो किसान के बेटे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो माइंड में किसानों के प्रति जो भावना बैठी हुई है कि किसान कुछ भी नहीं है, जबकि असल में देखा जाए तो किसान ही सब कुछ है। तो
जो यूथ या युवा हैं वो ये सोचते हैं कि हम किसान परिवार से आते हैं या फिर मैं किसान का बेटा हूँ या बेटी हूँ, तो ये शर्म की बात नहीं है, बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप किसान के बेटे हैं, एक अन्नदाता के बेटे हैं जो ईश्वर तुल्य है। अगर आपके पास खाने के लिए अन्न नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे प्रकृति है, प्रकृति के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, तो प्रकृति में आने के बाद आपके जो पेरेंट्स आपका ख्याल रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो वो ईश्वर तुल्य हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। कृष्णा कौशिक जी सर, कृष्णा कौशिक जी सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया और आप अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो सोलर एनर्जी पे काम कर रही हैं। सर हम मिल के और सोलर एनर्जी को पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। और आप में बायोगैस माइट बी गुड सॉल्यूशन। यस बायोगैस, हाँ इसमें सर बहुत सारे काम कर रहे हैं बायोगैस पे, वेयर वी कैन यूज़ गैस फॉर कुकिंग एंड मेथेन फ्री स्लरी एज ए फर्टिलाइजर। ओके, ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बहुत सारे एरियाज हैं वहाँ पे बायोगैस, गोबर से बायोगैस बना के और उसका हम लोग किचन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपके लिए तो एक सोलर कुकिंग है, वो एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, कि हम लोग जैसे अभी धूप इतनी पड़ती है, मोर देन 46 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग जो एक ट्रेडिशनल कुकिंग करते आ रहे हैं और एक अब अगर सोलर कुकिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी बात ये कि हम जो खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो बहुत माइन्यूट होगा, तो हमारा जितना भी वो खाना है वो स्वस्थ बना रहेगा। बाकी हम जैसे ट्रेडिशनल रूप से हम जो करते आ रहे हैं गैस स्टोव के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि हम टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, तो वहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग सोलर कुकिंग वाला ऑप्शन, जो आप सोलर कुकिंग पे काम कर ही रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है। और एक जैसे हमारे जो मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, तो उनको अगर हम काम में लें तो न्यूट्रिएंट जो वैल्यू है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मिट्टी के बर्तनों का हम प्रयोग करें कुकिंग में। और लखन सिंह जी, यस सर, हाँ जी, एक से तो काम कुछ भी नहीं होता, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जो धरती है वो किसी एक की तो नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो हम सभी को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, जो भी इसमें अच्छे काम कर रहे हैं उनसे हमें सीखना पड़ेगा, और जिनको ज़रूरत है उनका हमें हौसला या साथ देना पड़ेगा। अभिनव अशोक सर जी क्या प्राउड टू बी सन ऑफ ए फार्मर। यस सर, बिल्कुल, मैं तो अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हम लोग भी खेती करते हैं और मैं खेती में काम भी करती हूँ। जब भी मुझे लगता है मुझे काम करना चाहिए तो मैं करती भी हूँ। ये सबको विश्वास भी नहीं होता। और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ये है कि आप लोग हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एकदम सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं पंखे में रहती हूँ, मैं कूलर भी इवन यूज़ नहीं करती हूँ, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग एफिशिएंटली यूज करें, ताकि सभी को अवेलेबल हो सकें, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी काम में ले सकें। आप सोचिए, अगर हम लोग ऐसे अंधाधुंध तरीके से ये प्राकृतिक संसाधन है उसको हम काम में लेते रहे तो आने वाली पीढ़ियां कैसे यूज़ करेंगी। तो हम हमारे पूर्वजों का ध्यान रखें, जैसे हमारे माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, तो उन्होंने बचा के रखा, इसीलिए आज हम लोग आराम से यहाँ पे रह पा रहे हैं। तो वैसा ही हमें इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी और इनका संवर्धन भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे एग्रीकल्चर के साथ ही मैं चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं इसमें बेझिझक आगे आएँ। और पुरुष समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक के बिना समाज नहीं चलता, तो अगर पुरुष और स्त्री हाथ मिला लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको वैसा वातावरण उन महिलाओं को देना पड़ेगा कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकें और आगे आ सकें।
क्योंकि सबसे बड़ी यही दुविधा होती है एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, जब वो घर से निकलती है तो घर वालों के 100 सवाल होते हैं कि ये बाहर तो जाती है तो क्या पता ये सुरक्षित रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। तो हमें सबसे पहले हमारे समाज है उसको सुरक्षित बनाना पड़ेगा, उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। आजकल हम कितनी नकारात्मकता समाज में हमने भर रखी है, तो उन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उनके बिना हमारा विकास संभव नहीं है। तो विकास है वो सिर्फ हमारी प्रोग्रेस पे डिपेंड नहीं करता। हम इस धरती पे आए तो हमारा जीवन है वो प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ज़िंदगी में मैंने जन्म लिया है तो मैंने सिर्फ अपना ही विकास किया है, नहीं। इसके साथ मेरा नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि मैंने समाज को वापस क्या दिया है। अगर मुझे कुछ मिला है तो मैंने समाज को वापस क्या दिया, ये निर्भर करता है। तभी आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल होती है। और ये कोरोना ने भी प्रूव कर ही दिया है। तो सारे के सारे इन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें वक्त मिला था अपने आप को एनालाइज करने का, वापस से रीइन्वेंट करने का, अपनी धरती है उस टॉप से हील करने का। अब देखिए कितना वायु प्रदूषण था, पानी में प्रदूषण हुआ था, लोग कितनी प्लास्टिक्स यूज कर रहे थे, तो उससे कितने जो मैराइन एनिमल्स थे, जो पानी में रहने वाले जीव थे, वो उनको खा के मर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो हमें वापस इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम इनके बिना या इनके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। तो हमें उन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सारे का सारा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इतना क्लीन हो गया है। सब इसको देख के सब खुश होते हैं कि कितना सही कोरोना ने किया है। तो हम आगे से ये अपने आप से प्रण करें कि हम जितने भी कार्य करेंगे वो हमारे पर्यावरण को ध्यान में रख के ही करेंगे, है ना। जब हमें ज़रूरत हो गाड़ियों की, पर्सनल गाड़ी की, तभी आप उसको लेके बाहर जाएं, वरना जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज़ करें तो बेहतर है। क्योंकि ये वक्त आया था पीछे कुछ 2-3 महीने पहले भी कि लोग सांस लेने पे उन्हें कठिनाई आ रही थी दिल्ली जैसे एरिया में। अब वहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियर हो गया है, तो ये चीज़ें हैं वो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। इसके साथ ही हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। जैसे हमारे जन्मदिन आता है, बच्चियों का जन्म होता है, तो ये मैंने पहल की है कि जो भी बेटियां होंगी हमारे गांव में उनके नाम से मैं पौधे लगाऊंगी, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा। तो 111 का मैंने कहा था, तो मेरी 2 भतीजियां हुई हैं, तो मैं उनके नाम से अपने स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगह वहाँ पे मैं पौधे लगाऊंगी छायादार, और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके मैं वहाँ पे लगाऊंगी। तो हमारे जितने भी जीवन के अच्छे या बुरे वक्त आते हैं हमें उस टाइम प्लांटेशन करना चाहिए। और प्लांटेशन करना ही नहीं है, उनका ख्याल भी रखना है जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हमारा ख्याल रखते हैं जब तक कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। तो प्लांट भी एक हमारे लिए बच्चा ही होना चाहिए कि हम बच्चे की जैसे देखभाल करते हैं वैसे ही पौधे की करनी चाहिए जब तक वो सक्षम नहीं बन जाता। तो हमें ये भी ख्याल रखना है। इसके साथ में हमें जैसे मैं दूसरे टॉपिक पे आती हूँ, हमारा जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से हैं, तो उस पर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी ज़्यादातर जो समस्याएं हैं हमारे सामने आ रही हैं वो अपने आप पूरी हो जाएंगी। जैसे इसमें यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने 2015 में एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें उन्होंने 17 गोल्स रखे थे कि अगर हमने ये 2030 तक ये गोल्स अगर कंप्लीट कर लिए तो मान लो हमने बहुत सारी चीज़ों का निपटारा कर लेंगे हम लोग। तो 17 गोल्स कौन कौन से थे, जिसमें पहला है नो पॉवर्टी, यानी कोई भी गरीब ना रहे। उसके बाद में है सेकंड है जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना सोए। अब अगर हम बात करें भूखमरी की, तो कोरोना का जो वक्त रहा है इसमें कितने जो मजदूर थे लोग, उनका कैसा वो जो दौर रहा होगा, उन्होंने कितनी पीड़ाएं सही होगी, कितने लोग भूखे सोए होंगे। तो इससे पहले, कोरोना से पहले जो थे, वो रिपोर्ट्स कहती हैं कि 820 मिलियन, यानी अपने वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17% से ज़्यादा जो लोग हैं वो हम हर दिन भूखे सोते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि हम इतना उगा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग भूखे सोते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि हम
उगाते बहुत हैं, इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, प्रॉपर कंजप्शन नहीं होता। तो हमें जो वेस्ट है, हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आपको खाना है उतना ही आपको थाली में परोसना है ना, ताकि आप जो एक्स्ट्रा ले रहे थे वो किसी और के पेट में जाए तो हमें अच्छा लगेगा। तो खाने का अनादर नहीं करना, हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं। जैसे हमारे दादाजी हैं तो मैं बताती हूँ, दादाजी हैं, दादी माँ हैं, मेरे नाना जी नानी जी हैं, तो मैं इनको देखती हूँ और हम लोग उसको अप्लाई भी करते हैं। तो हम जब खाना खाते हैं तो उस खाना खाने के बाद वो जो थाली होती है उस थाली में वो पानी डाल के और फिर उसको पीते हैं। वो क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें अन्न के अगर कुछ भी पार्टिकल रह जाते हैं तो फिर वो वेस्ट ही जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि ये अनाज, ये अन्न है, ये ईश्वर के तुल्य है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना है, इसका अनादर नहीं करना है ना। तो ये हम लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि हम अनाज है उसका अनादर नहीं करें। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे एक्टिव रहने चाहिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। तो अगर अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे तभी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके बाद में है चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। हमारी जो एजुकेशन है, आप देखते आ रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे, हमारे एजुकेशन में डिफ़ॉल्ट है, इसीलिए आज मोर देन 65% यानी 65% से ज़्यादा युवा आबादी है हमारी इंडिया की। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी हम देखें तो नील के बराबर है ना। तो हमें इस पर एक बार सोचने की ज़रूरत है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सिर्फ यही नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ लिया है, सिर्फ हमने एक लिटरेसी ले ली है, इसका मतलब ये नहीं होता। हमें यह है कि हमने जो एजुकेशन ली है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, यानी सोसाइटी को हमें वापस देना है। सिर्फ लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा देने का भी कर्तव्य है। तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बात कर रही हूँ कि हमारी जो जितनी भी युवा लोग हैं जो एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत है। उनके लिए वैसा सिलेबस होना चाहिए कि वो अपना कैरियर एग्रीकल्चर में बना सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जैसे उसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी एग्रीकल्चर में ये प्रोसेसिंग की स्टेप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास एकदम क्लियर तरीके से होनी चाहिए ताकि जो युवा है कृषि क्षेत्र में कैरियर बना रहा है तो वो मिसगाइड नहीं हो और एक अच्छे स्तर पे वो काम कर पाए। उसके बाद में है जेंडर इक्वलिटी। हमें मैं भी कह रही थी कि ये समाज है वो अकेले से नहीं चलता, ना तो स्त्री से चलता है ना पुरुष से चलता है, ये दोनों से चलेगा। तो हमें जितनी भी असमानताएं हैं महिला पुरुष को लेके, महिलाओं को बहुत कुछ चीज़ें हैं वो बहुत सहन करनी पड़ती हैं, तो उनको सहन ना करना पड़े क्योंकि वो भी एक इंसान है और वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। सच कहूँ तो मैं एक अपने निजी तौर पे भी कहना चाहूँगी कि महिलाएं हैं वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती हैं, अपने परिवार कहें या समाज कहें, उन सबको उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलके, राजस्थान के युवा खासकर, हम सब लोग मिलके जेंडर इक्वलिटी पे काम करें। आपके सामने कोई अगर लड़की है, कोई महिला ये कहती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज आप उसका सम्मान दीजिए, साथ दीजिए, क्योंकि उसके भी सपने हैं। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो वो आगे नहीं। तो जैसा हम चाहते हैं कि हमारी परिवार की महिलाएं सुरक्षित रहें, समर्थ बने, आगे बढ़ें, तो वो आगे तभी बढ़ पाएंगी जब आप अपने जगह पे सही होंगे, उन्हें एक सुरक्षित माहौल देंगे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। अगर आप सही हैं तो दूसरा आपको देखे अपने आप एक अच्छा वातावरण क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो ये हम सब युवा लोग कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सब करेंगे। तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके बहुत सारे सपने हैं, वो बहुत कुछ बनना चाहती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता और नहीं साथ नहीं मिल पाता। तो उसके चक्कर में फिर वो क्या करती हैं, अपने सपनों को वो वहीं पे तोड़ देती हैं और घुटना स्टार्ट कर देती हैं। आप सोचिए, अगर आपके सपने हो और अगर वो पूरे नहीं हो तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आप सोचिए कि उस लड़की को कैसे नींद आती होगी जब उसने भी सपने देखे होंगे, है ना। तो हमारा जो दोहरा चेहरा है ना, हम कहने को कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं चाहिए। अगर नहीं करना है तो क्लियर बोलो नहीं करना, अगर करना है तो जम के साथ दो, है ना। क्योंकि ये समाज, ये सब चीज़ें आपके अकेले की नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो आप गलत भुगतेंगे भी एक दिन।
तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो समाज है वो समृद्ध बने, सुरक्षित बने, स्वस्थ बने। इसके बाद में है 6th जो गोल्स था वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमारा जैसे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। पानी को सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका संरक्षण करना पड़ेगा। अब जैसे बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में हम क्या कर सकते हैं, टैंक्स बना सकते हैं बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। जैसे हम लोगों ने बना रखा है अपने घर पे, और खेत में भी हम लोगों ने बना लिया है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम बारिश का पानी पीते हैं पूरे साल भर, 1 साल के लिए हम इसको भर लेते हैं टैंक को, और पूरे साल भर हम बारिश का पानी पीते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये दूसरा है सैनिटेशन, उसकी प्रॉपर सैनिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पानी में, बहुत सारे खराब जीवाणु हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने के चांस होते हैं। तो प्रॉपर सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी वो समस्या बहुत आती है सैनिटेशन की, तो वो भी होनी चाहिए। इसके बाद में है 7th अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो जिस पे हम लोग रेफसी फाउंडेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है सोलर एनर्जी पे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपको हेल्प चाहिए आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। दशरथ सागर जी सर कह रहे हैं अभी बारिश होने वाली है, कुएं बावड़ी को साफ वगैरह किया जाए ताकि जल स्तर बढ़ सके। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज भी बहुत अच्छी बारिश हुई थी यहाँ पे, तो हमने हमारे टैंक को भरने की कोशिश की है। और ये बहुत अच्छा एक प्राकृतिक तरीका है अपने जो ग्राउंड वाटर है उसको वापस उसके जल स्तर को बढ़ाने का। तो बारिश के पानी को प्लीज उनको साफ करके वहाँ से आप एक टैंक बना सकते हैं पास में, और उसमें वो स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारी सहायता भी दे रही है, बना रही है टैंक। तो आप प्लीज़ बनाएं और बारिश के पानी को स्टोर करें। इसके बाद में है 8th पॉइंट है गोल्स है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हमारे जो भी काम है, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। हर जगह सस्टेनेबल आता है, इसका मतलब यही है कि हमारे हम जो भी काम करें वो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम छोड़ के जाएं, उसके काम भी आए। उसके बाद में है 9th इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे सारे के सारे काम इको फ्रेंडली होने चाहिए। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, हमारे समाज में जितनी भी या हमारे देश में जितनी भी इनइक्वलिटीज़ हैं, यानी ऐसा मानते हैं जितनी भी हो, चाहे जाति धर्म किसी भी चीज़ को लेके हो, वो सारी की सारी हमें दूर करनी है। उसके बाद में है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, हमारी जो जितनी भी शहर हैं, हमारे जो समुदाय हैं वो सारे पर्यावरण मैत्री होने चाहिए, सतत होने चाहिए। 12वां गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी हम जो भी उगाते हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए, उसका कंजप्शन भी प्रॉपर होना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद में क्लाइमेट एक्शन, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कोरोना ने भी दिखा दिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जो टीडी का अभी 2-3 दिन पहले या अभी जो मौसम जो हुआ है टीडी का, कि बहुत सारे टीडी जहाँ फसलों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, तो एक क्लाइमेट चेंज का ही एक दुष्परिणाम है। तो हमें इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भी बहुत सारे तूफान आ रहे हैं, ओलावृष्टि हो रही है सब जगह, कहीं बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही, तो ये सारे क्लाइमेट चेंज के ही दुष्प्रभाव हैं। तो हमें समझ जाने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद में है लाइफ बिलो वाटर, पानी में जो लाइफ बिलो अर्थ, हमारा जो पृथ्वी है उससे जो ग्राउंड वाटर हम जिसको कहते हैं, हमें उसको एक उसके लेवल को हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए जैसे डॉक्टर दशरथ जी सागर हैं, उन्होंने जो बताया कि बारिश के पानी को हमें स्टोर करना चाहिए, और उन फसलों पे अधिक जोर देना चाहिए जो वाटर का कंजप्शन बहुत कम करती हैं, जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, और वो फसलें हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हों। उसके बाद में है लाइफ ऑन लैंड, हम पृथ्वी पे हम जो जीव हैं उनकी लाइफ है वो भी, उसका भी हमें ख्याल रखना है, उसके लिए भी हमें काम करना है। फिर 16th है गोल पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, हमारा जो समाज है उसमें हमें शांति स्थापित रखनी है। न्याय है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसके लिए भी हम आगे आके न्याय की उम्मीद करें, उसके साथ काम करें उसके लिए। उसके बाद में है 17th पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि क्योंकि जो जितने भी लक्ष्य होते हैं वो अकेले से नहीं होते, तो हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हों या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों या पब्लिक हों,
या गवर्नमेंट्स हो, तो हम सभी को एक साथ आगे आके इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे 17 ग्लोबल गोल्स थे। अगर हम इन सब पे काम कर लिए तो हमारी आधी से ज़्यादा क्या सारी लगभग सभी जो समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने वो सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैं यूथ से एक बार रिक्वेस्ट, आप हैं वो भ्रमित ना हो। आप आपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आपको जीना पड़ेगा, आपको सही दिशा में जाना पड़ेगा। अब सही दिशा में जाने के लिए आपको एक सही माध्यम की ज़रूरत होती है कि आपको सही गाइड करने वाला होना चाहिए। आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं आप उनके सामने आपके सवाल होने चाहिए। तो आप ये सिर्फ क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है या हम लोग जिसमें शामिल हैं कि हमें सिर्फ ये जाति धर्म वाले मुद्दों पे ही ज़्यादा हम अपने आप को झोंक देते हैं, जबकि वहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। हम बेवजह उन सब चीज़ों में चले जाते हैं जो हमारा विनाश करते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप उन सब से हटिए। अपने जीवन की उद्देश्य है उसको पहचानो कि हम क्यों आए इस धरती पे, हमने जन्म क्यों लिया है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा कैसे करेंगे कि हमारी जितने भी कोशिशें होंगी वो पर्यावरण को ध्यान में रख के होनी चाहिए। यानी पर्यावरण के साथ में हम समझौता ना करें, क्योंकि अगर पर्यावरण के साथ हम गलत कर रहे हैं इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं और हमें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमें सज़ा मिले। तो हमें सही रास्तों की तरफ चलना है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका उनसे हमें मदद लेनी है और उनसे सीखते रहना है। अब जैसे यहाँ पे जैसे फेसबुक लाइव पे मेरे साथ अभी डॉक्टर अशोक चौधरी जी जुड़े हैं। मैं इनके लाइव्स होते हैं वो मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी है इनका राजस्थान अभिनव पार्टी, तो मैं ये यूथ से ये नहीं कहती कि आप किसी पार्टी की तरफ जाएं। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप को, जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपके मन में क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इनके जो लाइव्स होते हैं शाम को 10 बजे के बाद में जो लाइव होता है, आप प्लीज़ आप उनको देखिएगा। आप कैसे कि आपके कितने मुद्दे हैं, आप कहाँ अपने आप को आपने सीमित कर लिया, जो मुद्दे आपके काम के नहीं हैं आप उन मुद्दों में अपने आप को शामिल करते हैं। तो प्लीज़ आप उन मुद्दों में ना जाके जो मुद्दे आपके लिए ज़रूरी हैं, कैसे आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उसके लिए कैसे काम किया जाता है, कैसे सिस्टम से काम कराया जाता है, कैसे जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाती है। खुद के लिए हम लोग सभी जीते हैं, लेकिन अगर जहां बारी दूसरों के लिए जीने की आए तो प्लीज़ कभी भी मना नहीं कीजिएगा, बस शुरू कर दीजिएगा। तो आप उनको सुनिएगा। और इनके साथ इतने युवा जुड़ते हैं, इतने लोग इनको फॉलो करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी है वो कमाल की है। तो मैं सर को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज में लोगों को एक जन जागरण जिसको कह सकते हैं कि अगर जब तक जनता जागेगी नहीं कि उसके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ विनाश की तरफ जाती है। तो अभी पिछले वाले माहौल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसी टाइम के अंदर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यूथ से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप जाइए, इनको देखिए। मैं ये नहीं कहती कि किसी भी पार्टी को कि आप इन्हें सपोर्ट कीजिए नहीं कीजिए, मैं ये सब का अपना निजी फैसला होता है कि आप किसको क्या वोट करें, किसको सपोर्ट करें। लेकिन आप अपने आप की आइडियोलॉजी कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को निखार सकते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप एक बार इनको ज़रूर देखिएगा। आप सच में जीना सीख जाएंगे कि हम कहाँ रह रहे थे और आज हमने जीना सीख लिया है। तो ये कुछ बातें थी जो सब्जेक्ट से हट के थी, लेकिन यूथ जुड़ा हुआ है और मेरे से भी बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग भ्रमित ना हो, हमारा मकसद है इस ज़िंदगी में आने का, तो उस मकसद को हम पूरा करके जाएं और सबका हौसला बने। जिसको ज़रूरत है हमारी, कोई भी शिकायत नहीं करें किसी से भी कि मुझे ये मिला है वो नहीं मिला। जैसे मैं पोइट्री भी लिखती हूँ, तो मैंने उसमें भी ये जिक्र किया है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बहुत सारी शिकायतें लिए बैठे रहते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए हम कभी भी अभिनंदन उसका नहीं करते, उस ईश्वर का या अपने माता पिता का। तो हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे पास है उसका सम्मान करें,
उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें और जो ज़रूरतमंद हैं उनका हौसला बने, उनका साथ दें, उनको अपना वक्त दें। क्या पता वो भी अपने सपने पूरे कर पाएँ। और कई बार होता है हमारे सपने पूरे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो सपने हम दूसरों में जीते हैं। तो दूसरों के सपने अगर आप पूरे करेंगे तो आपके सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, तो आपको कहती नहीं रहेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी से सीखती हूँ और मैंने सीखे हैं, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ।